जी हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को, जो भी विद्यार्थी रीट के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी को हमारी ओर से, परीक्षा मंच की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीट एग्जाम देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को एंड तक देखें और आप अगर फर्स्ट टाइम परीक्षा मंच इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, अपने सेशन की ओर कि क्या इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करूँगा वो करूँगा आपसे पेपर से रिलेटेड। पेपर से रिलेटेड कैसे कि जैसे आप चाहे रीट L1 के स्टूडेंट हैं, जो भी दोस्त अगर आप रीट की फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इन गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, अगर आप रीट L1 के स्टूडेंट है या मैं कहूँ रीट L2 के स्टूडेंट है, आपके सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं किस पे, पेपर फॉर्मेट पर। अब बहुत ज़्यादा जो गलती होती है वो कहाँ पे होती है, उस गलती की ओर हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी जो पेपर होगा उस पे ये वाला पेज होगा और इसमें आपने देखा कि क्वेश्चन फॉर्मेट आपके यहाँ पे लिखी हुई है। आपके एक से लेके आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 30 क्वेश्चन, जिनका जो सीरियल नंबर होता है वो होता है 1 से 30 तक। और इसमें आगे पेज की संख्या लिखी होती है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब 1 से लेके 30 तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कौन से सब्जेक्ट के होंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के होंगे, और वहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में आप चलते हैं किस पे, आपकी लैंग्वेज फर्स्ट पे। और लैंग्वेज फर्स्ट आपके इन सब में से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से आपने कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट चूज कर रखी है वो आपको करनी होती है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी कर रखी है तो आपके 30 क्वेश्चन जैसे ही आपके किसके होते हैं, आपके मनोविज्ञान के कंप्लीट होते हैं, उसके आगे वाले पेज पे ही आपके कौन से सब्जेक्ट आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी। तो आपको वो वाले क्वेश्चन करने। अब चलिए, आपने माना कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी रखी है तो आपने 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन कर लिए। और लैंग्वेज सेकंड में आपने संस्कृत रखी है तो होता क्या है कि उसके जस्ट आगे वाला जो पेपर होता है, उसके जस्ट आपके आगे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी के बाद में कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे कि हिंदी के बाद में अगले वाले क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। आप इंग्लिश को स्किप करके, जैसे आपने लैंग्वेज सेकंड अगर संस्कृत की है, आप संस्कृत को जाके सॉल्व करने लग जाएंगे। तो यहां पे हो जाती है आप सभी की बहुत बड़ी गलती। आपको क्या करना है कि जो आपके ये जो सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, आपने लैंग्वेज फर्स्ट में जो चूज की है वो इसमें से करनी है। बाकी इस पार्ट को आपको छोड़ देना है और आपको जाना है आगे वाले लैंग्वेज सेकंड वाले पार्ट पे। क्योंकि ज्यादातर क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी का क्वेश्चन बनाए, उसके बाद में इंग्लिश है, इंग्लिश को आपने स्किप किया, उसके बाद में आप आगे चले जाते हैं किस पे, संस्कृत पे, और संस्कृत आपने सोल्व कर ली। क्योंकि आपको लगा कि ये आपकी लैंग्वेज सेकंड है, बट वो आपकी लैंग्वेज सेकंड होती नहीं है, वो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत होती है। तो इस चीज को आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ध्यान से करना है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बट एक ये छोटी सी गलती आपको बहुत ज्यादा डीप में ले जा सकती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में आपकी लैंग्वेज जो सेकंड आएगी नीचे, उसको आप कॉल करना है। और उसके बाद में आपके 90 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी, 30 आपके लैंग्वेज फर्स्ट, 30 आपके लैंग्वेज सेकंड। उसके बाद में आप L1 से तो पर्यावरण के 30 क्वेश्चन, गणित के 30 क्वेश्चन, आप L2 SST से तो आपके नीचे वाले 60 क्वेश्चन SST के आएंगे, आप साइंस मैथ वाले तो 60 क्वेश्चन आपके साइंस मैथ के आ जाएंगे। तो ये जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं हो कि आप हिंदी करने के बाद में जस्ट आपने संस्कृत कर दी, जस्ट आपने इंग्लिश कर दी लैंग्वेज सेकंड समझ के। इस गलती से ज्यादा आपको बचना। और क्या बातें ध्यान रखनी है, तो दोस्तों एक्चुअल में अभी जो पैटर्न, जैसे आपकी एग्जाम 10 बजे से स्टार्ट है, आपकी एग्जाम अगर 10 बजे से स्टार्ट है तो आपकी एंट्री 9 बजे तक होगी। हम क्या सोच लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि एग्जाम 10 बजे से हैं तो हम 9:30 पे एंट्री ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एंट्री ले लेंगे। बट आप 9:30 पे वहां पर जाते तो वहां पे एंट्री बंद होती है। और हमने कई बार ऐसे देखे सभी एग्जाम्स में कि बच्चे बाहर रह जाते हैं। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको एग्जाम 10 बजे से हैं तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप उस सेंटर पे 7 बजे चले जाए। सुबह 7 बजे जाके क्या क्या चीज आपको वहां पे देखनी होती है वो बात भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है।
कई बार क्या होता है कि जैसे एक ही एरिया है, जैसे आप जयपुर में, तो जयपुर में एक ही नेम के 2 स्कूल है और उनके बीच में 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप चले गए, माना कि XYZ कोई स्कूल है और XYZ कोई स्कूल है, आपका सेंटर सेकंड वाले पे है, आप फर्स्ट वाले पे चले गए, आप वेट कर रहे हैं कि भाई साहब जब एंट्री स्टार्ट होगी हम एंट्री ले लेंगे। बट जब आप एंट्री लेने लगते हैं तो उस समय आपको पता लगता है कि ये तो हमारा स्कूल ही नहीं है, हमारा सेंटर यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है। फिर आपको भग के जाना पड़ता है और इस चीज में भी हो सकता है कि आपकी एग्जाम आपसे दूर हो जाए, आप एग्जाम नहीं दे पाए। तो आप जब भी सेंटर पे जाएं, मैं ये कह रहा हूं कि 10 बजे से आपकी एग्जाम है, 7 बजे आपको सेंटर पे जाना है और सबसे पहले आपको सेंटर पे जाने के बाद में जो काम करना है वो काम करना है आपका जो एडमिट कार्ड होगा। आप ये चीज नोटिस करना कि आपके एडमिट कार्ड पे आपके सेंटर कोड लिखा होता है। क्या कोड लिखा होता है? सेंटर कोड लिखा होता है। उस सेंटर कोड को जाके मिलाना है। सबसे पहला काम यही करना है। जैसे ही आप गए, आप जाके वहां पे सेंटर कोड मैच कर ले, या किसी से भी वहां पे कोई कर्मचारी हो उससे पूछ ले कि भैया ये स्कूल है क्या, इसका सेंटर कोड यही है क्या? सेंटर कोड मैच हो गया, उसके बाद में आप आराम से रिलैक्स कर लें। और जैसे 10 बजे एग्जाम है तो 8 बजे के आसपास आपकी एक समेकित सूची लगती है। समेकित सूची क्या होती है कि उसमें आपकी एक लिस्ट होती है जिसमें आपका रूम नंबर लिखा होगा। रूम नंबर 1 इसमें यहां से यहां तक के रोल नंबर होंगे, रूम नंबर 2 उसमें यहां से यहां तक के रोल नंबर होंगे, रोल नंबर 3 यहां से यहां तक के रोल नंबर होंगे। तो वो वाली चीज आपको मैच करनी है कि हमारा जो रोल नंबर है, हमारा जो रोल नंबर है वो रोल नंबर क्या इसमें इस समेकित सूची में है या नहीं है, और है तो कौन से नंबर में है। आप अपना रूम चेक कर ले, उसके बाद में रिलैक्स हो जाए और आप अपनी एंट्री ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है आपके एडमिट कार्ड पर सब चीज़ें लिखी हुई है, उनको पढ़ लें। क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी, ड्रेस कोड क्या होगा, वो सब चीज़ें आपको पता है और आप उन सब चीज़ों को देख भी सकते हैं। एक सबसे ज़्यादा जो बच्चों के मन में एक ख्याल आ रहा है, एक बात जो सोच रहे हैं कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रीट एक पात्रता एग्जाम है, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी है। क्यों नहीं भी है और है भी? देखिए दोस्तों, इसमें आपके क्या होंगे, 5 ऑप्शन होते हैं। आपके 5 ऑप्शन होते हैं। इनमें से अगर आप किसी भी एक ऑप्शन पे भी टिक नहीं करते, भाई जैसे 4 ऑप्शन तो आपके होंगे, एक है आपके भाई जो आपने किया ही नहीं। भाई अगर आपको नहीं आता तो फिर उस कंडीशन में आपको कॉलम जो आपके होता है ई वाला ऑप्शन वो फिल करना होता है। अगर आप ई वाले ऑप्शन को भी फिल नहीं करते और इन चारों को भी फिल नहीं करते, देन आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैं ये कहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं और है भी सही, क्योंकि आप अगर ई वाला भर देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट अगर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ई क्यों बढ़ना भाई, आपको तो ए से लेके डी तक फिल करने, जितने क्वेश्चन आए उनको कर लो, बाकी वालों में आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा लो। ई क्यों लगाना जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी और भी कोई आपको समस्या है तो मैं लगभग खूब समय एक सेंटर पे जो सुपरिटेंडेंट होता है, जो सेंटर को पूरा मैनेज करता है, उस पर काम किया हुआ, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि क्या हमें समस्या हो सकती है। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप मेरे से अगर आपको कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है मैं जल्द ही आपका रिप्लाई दूंगा। बाकी आप सभी ने जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। बहुत जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाकी अगेन आपसे कहना चाहूँगा, रीट विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, आप सभी को अपनी एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।